हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों को ऑल एग्जाम प्लेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है लोकेश गुप्ता। एमपीपीएससी प्री यूनिट 5 की हमने एक श्रृंखला शुरू की थी, उसी कड़ी को आज आगे बढ़ाते हुए आज सेकंड क्लास है हमारी, उस पर बात करते हैं और आज के क्वेश्चन हम लोग जो है शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए एमपीपीएससी प्री के लिए हमने क्लासेस शुरू की है। उसमें पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास में, भारत में क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो हमारी आपको पता है कि क्षेत्रीय परिषदें बनाई जाती है केंद्र राज्य के कोऑर्डिनेशन बढ़ाने, हम कह सकते हैं कि राज्यों के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए हमने भारत को 5 क्षेत्रों में डिवाइड किया है, उत्तरी, दक्षिणी, केंद्रीय, पूर्वी और देन पश्चिमी। साथ ही एक पूर्वोत्तर के लिए हमने अलग से क्षेत्रीय परिषद बनाई है। तो इसके बारे में आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। ये परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था के उपसंघीय सूत्र के रूप में काम करती है। दूसरा, परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य सहयोग व एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती है। यहां ध्यान ये रखना कि ये क्लासेस आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी काम की है, क्योंकि हमारी जो है इंडियन पॉलिटिक्स वाला जो पोर्शन वो इससे कवर अप हो जाएगा। जो प्री वाले हैं या अदर एग्जाम वाले, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहने वाली है क्लासेस, है ना। तो आपको बताना है दोनों में से सही स्टेटमेंट कौन सा है। परिषदें संघ व्यवस्था के उपसंघीय सूत्र के रूप में काम करती है। सेकंड, परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के बीच सहयोग व एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती है। तो आपके ऑप्शन से केवल एक, केवल दो, दोनों या दोनों नहीं। तो जल्दी इसका आंसर दीजिए, क्या रहेगा भाई, फटाफट इसका आंसर बताओ क्या रहेगा। इसकी पूरी कहानी आपको बताना है। पहले का आंसर बताइए जल्दी से, क्या रहेगा भाई जल्दी से। तो पहले का आंसर रहेगा सी, दोनों स्टेटमेंट सही है भाई। ठीक है, क्योंकि देखिए हमने क्या किया था, हमने बताया था कि भारत में हमने 5 क्षेत्रीय परिषदें बनाई हैं। पूरे भारत को हमने 5 क्षेत्रों में डिवाइड किया है, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्व, पश्चिमी और देन केंद्रीय। साथ ही नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग बनाए। तो हमने 1956 के जो अधिनियम है उसके थ्रू यहाँ पर 5 क्षेत्रीय परिषदें बनाई। इन क्षेत्रीय परिषदों का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, केंद्रीय गृह मंत्री। तो इन क्षेत्रीय परिषदों का जो अध्यक्ष होता है वो केंद्रीय गृह मंत्री होता है, ये भी याद रखिएगा। इसमें से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है। ये एक संवैधानिक संस्था है। ये 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई। यद्यपि चंडीगढ़ राज्य नहीं है, फिर भी वो एक क्षेत्रीय परिषद में शामिल है और ये एक परामर्शदात्री संस्था है, माने सरकार को सलाह देने का काम करती है। केंद्र राज्य के बीच में जब कोई विवाद होता है तो उन विवादों के समाधान के लिए सरकार को सुझाव देती है कि इसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो राज्यों के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ाने का काम करती है मुख्यतः ना। तो ये राज्यों के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ाने का काम करती है। तो ये संवैधानिक नहीं है, क्योंकि इसके संविधान में कहीं इसका वर्णन नहीं मिलता। हाँ, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के थ्रू बनी, ये सही है। चंडीगढ़ फिर एक यूटी है, फिर भी यहाँ पर जो है उसको क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है। ठीक है, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का पार्ट है वो। और एक केंद्रीय, ये जो है परामर्शदात्री संस्था है। क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं। तो आपको बताना है क्या भारत के जो राज्य है वो विदेशों से ऋण ले सकते हैं और डायरेक्ट ले सकते हैं या किसी प्रकार की परमिशन की आवश्यकता लगती है। तो आपको बताना है क्या स्टेटमेंट सही है, हाँ, नहीं या फिर हाँ पर केवल अंतरराष्ट्रीय संगठनों से, हाँ पर केवल भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति से। तो आपको बताना है इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। जल्दी से कमेंट करो भाई कौन सा सही है। तो भारत में या किसी भी भारतीय राज्य को विदेशी ऋण लेने की अनुमति नहीं है, भारत सरकार ही ले सकती है। तो सीधे नहीं ले सकती, भारत सरकार की अनुमति से ले सकती है। तो यहां आपको आर्टिकल ध्यान रखना है, तीन यहां पर जो है 292, 293, 293 ए। क्या कहानी है, ध्यान से सुनना है इसको। 292 में कहा गया है कि जो केंद्र सरकार है, भारत सरकार है, वो भारत की संचित निधि की गारंटी पर देश के भीतर और देश के बाहर से ऋण ले सकती है। वहीं 293 में कहा गया कि जो भारत सरकार है, राज्य सरकार है, वो राज्य की संचित निधि की गारंटी पर देश के भीतर से ऋण ले सकती है, बाहर से नहीं। तो 293 में क्लियर लिखा है कि राज्य की संचित निधि की गारंटी पर राज्य देश के भीतर से ले सकते, बाहर से नहीं ले सकते। अगला प्रश्न है 293 ए में कहा गया है इसमें आर्टिकल में कि या तो केंद्र सरकार राज्यों को ऋण दे सकती है या ऋण के लिए गारंटी दे सकती है।
तो सीधे तो नहीं ले सकती, पर हाँ भारत सरकार की गारंटी पर ले सकती है। तो ये सीधे तो नहीं ले सकती, ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखिए, केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्युनिसिपल संबंध कहा गया है? तो आपको बताना है केंद्र राज्य संबंधों को किस कंटेक्स्ट में यहां पर म्युनिसिपल रिलेशन कहा गया है। इन विच कंटेक्स्ट आर सेंट्रल स्टेट रिलेशन स्पेशली रिफर्ड टू एज म्युनिसिपल रिलेशन? पहला, विधान के क्षेत्र में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में, माने विधायी क्षेत्र के कंटेक्स्ट में हम कह सकते हैं कि विधायी विषयों के क्षेत्र में राज्य की जो शक्ति है उस पर भी केंद्र का नियंत्रण है। वित्तीय मामलों पर भी राज्य के देखा जाए तो केंद्र का नियंत्रण है। प्रशासनिक मामलों में भी राज्य के ऊपर केंद्र का नियंत्रण है। और योजना निर्माण में भी यहां पर राज्यों पर किसका नियंत्रण है? केंद्र का। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या रहेगा, जल्दी से इसका कमेंट करो भाई। चौथे का आंसर रहेगा डी। ठीक है, तो योजना प्रक्रम में यहां पर जो है राज्यों पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में योजना निर्माण की शक्ति दोनों को है, केंद्र को भी है राज्यों को भी, और दोनों बनाती है। ठीक है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में इसको कहा जाता है म्युनिसिपल रिलेशन। अगला प्रश्न है, भारत में राज्यों के बीच सहयोग व समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्न संस्थाओं में से कौन सी यहां पर संवैधानिक है? तो आपको बताना है कि भारत में राज्यों के बीच कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब है जो यहां पर संविधान में नहीं थी। आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद, राज्यपाल सम्मेलन, आंचलिक परिषद। आंचलिक परिषद को हम कहते हैं क्षेत्रीय परिषद, है ना, क्षेत्रीय परिषद। एक है हमारे पास में अंतरराज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सी ऐसी है जो संविधान में नहीं है, अलग से बनाई है। पहला, दूसरा, पहला, तीसरा, 3, 4 या फिर केवल 4? तो जल्दी से इसका आंसर दो भाई, क्या रहेगा? कौन सी ऐसी परिषदें हैं जो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर संवैधानिक है? इसका मतलब क्या है, संविधान में नहीं था, अलग से बनाई हमने। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा भाई, फटाफट बताओ दो। ठीक है, तो हमारे यहां पर संवैधानिक और विधितर संस्थाएं की अगर हम बात करें तो यहां पर इसका आंसर रहेगा जो है, एक तो राष्ट्रीय विकास परिषद, राज्यपाल का सम्मेलन, ये दोनों। हालांकि इसमें क्षेत्रीय परिषदें भी आएगा, तो आप इसका आंसर जो बनाइएगा वो 1, 2, 3 इसमें ऐड करिएगा, आंसर सही लगाइएगा। तो 1, 2, 3 रहेगा। अंतरराष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भी भाग या संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। कैसे बना सकती है, इसके लिए क्या चाहिए? तो सभी राज्यों की सहमति से, या हम लोग कह सकते हैं कि बहुसंख्यक राज्यों की सहमति से, संबंधित राज्यों की सहमति से, या बिना किसी राज्य की सहमति से। तो आपको इसमें बताना है कि अगर मान लीजिए हमने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई संधि समझौता किया है और उसको लागू करने के लिए राज्य सूची के किसी विषय पर आपको कानून बनाना है, तो क्या इसके लिए राज्य सरकार की अनुमति रिक्वायर्ड है? नहीं है। तो आपको ये बताना है। ये पूरी कहानी आर्टिकल 253 की है। अनुच्छेद 253 अगर आपको जानकारी हो तो अनुच्छेद 253 में कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय संधि समझौतों को लागू करने के लिए भारत सरकार यहां पर क्या कर सकती है, यहां पर बिना राज्य की सहमति के भी जो है यहां पर राज्य सूची के विषयों पर कानूनों के निर्माण कर सकती है। तो बिना किसी राज्य की सहमति के, जरूरी नहीं है। तो 253 की कहानी है, ध्यान रखिएगा। अगला, केंद्र राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु प्रमुख एजेंसी है। केंद्र राज्य के बीच में वित्तीय मामले से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट्स है तो इसको कौन सुलझाता है, आपको ये बताना है। तो केंद्र राज्य के बीच में वित्तीय विवादों का निपटारा कौन करता है, आपको ये बताना है। सुप्रीम कोर्ट, लॉ मिनिस्टर, वित्त मंत्री, या फिर वित्त आयोग। तो इसका केंद्र राज्य के बीच में वित्तीय मामले हैं तो उसका निपटारा वित्त आयोग करता है। वित्त आयोग का वर्णन अनुच्छेद 280 में, तो ये भी ध्यान रखिएगा। कहाँ इसका वर्णन है? 280 में। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है, 4 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष, 4 सदस्य होते हैं। वर्तमान में 16वां वित्त आयोग काम कर रहा है। 16वां वित्त आयोग जिसके अध्यक्ष है, मतलब काम कर चुका है, और इसके अध्यक्ष है अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया। ठीक है, अगला है, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले विवेकाधीन अनुदान का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया?
तो केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को जो विवेकाधीन अनुदान दे रही है उसका प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 275 में, अनुच्छेद 281 में, 282 में या फिर 228 में? तो आपको बताना है कि केंद्र सरकार राज्यों को जो विवेकाधीन अनुदान देती है वो किस आर्टिकल के थ्रू देती है, आपको ये बताना। जल्दी से सब लोग कमेंट करो भाई, क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या रहेगा, जल्दी से बताओ। इसका आंसर क्या रहना चाहिए भाई, जल्दी से बताओ कमेंट करके। तो ये दिया जाता है 282 के अनुसार। अब ध्यान से सुनना, संविधान में 2 आर्टिकल है अनुदान से रिलेटेड। एक है अनुच्छेद 275, ठीक है, और ये विधिक अनुदान की बात करता है। विधिक अनुदान वित्त आयोग की रिकमेंडेशंस पे दिए जाते हैं, ठीक है। और एक है अनुच्छेद 282, ये 282 विवेकाधीन अनुदान की बात करता है, माने अपनी मर्जी से यहां पर भारत सरकार क्या कर सकती है, राज्यों को अनुदान दे सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य सरकारों को कृषि आयकर कौन यहां पर समानुदेशित करता है? मतलब हु गवर्न्स एग्रीकल्चर इनकम टैक्स फॉर स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया? वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, भारतीय संविधान। इसका मतलब यह है कि कृषि आय पर जो कर लगाने की बात की गई है वो कौन शक्ति देता है राज्य को लगाने की, कि राज्य कृषि आय पर कर लगा सकते हैं, ये पावर कौन देता है? वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल या फिर भारत का संविधान? तो इसका सही आंसर रहेगा भारत का संविधान। कृषि आय पर कर लगाने की शक्ति भारत का संविधान राज्यों को देता है, कि चाहे तो राज्य सरकार क्या कर सकते हैं, कृषि आय पर कर लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, संघ राज्यों के बीच वित्तीय वितरण किसकी सिफारिशों पर होता है? तो केंद्र व राज्यों के बीच में जो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, या एक तरह से कह सकते हैं राजस्व का जो बंटवारा होता है, वो किसकी सिफारिश पर होता है? तो वो आपको बताना है, वित्त आयोग की सिफारिश पर होता है, योजना आयोग की सिफारिश पर होता है, अंतर्राज्यीय परिषद की सिफारिश पर होता है, या सरकारी आयोग? तो इसका सही आंसर रहेगा वित्त आयोग। वित्त आयोग की रिकमेंडेशंस पे होता है। विक्रय कर जिसका टूथपेस्ट समय होता है, किस प्रकार का कर है ना? तो आपको बिक्री कर के बारे में बताना, सेल्स टैक्स जो है वो जिसका भुगतान हम लोग करते हैं जब हम टूथपेस्ट खरीदते हैं, तो आपको बता दें किस प्रकार का कर है। केंद्र द्वारा लगाया गया, केंद्र द्वारा लगाया गया, तो केंद्र द्वारा इसको इकट्ठा किया गया, राज्य सरकार द्वारा आरोपित या राज्य द्वारा आरोपित और उसके द्वारा संग्रहित। तो आपको सीधा सा ये बताना है कि टूथपेस्ट वाला जो कर है, बिक्री कर जिसको आप बोलते हैं, इसी को आप सेल्स टैक्स या बिक्री कर भी बोलते हैं, ये किसके द्वारा लगाया है आपको ये बताना है, ठीक है। इसका आंसर तो जल्दी से कमेंट करो भाई, जल्दी से क्या रहेगा इसका आंसर? तो 10 का आंसर रहेगा ए, केंद्र सरकार लगाती है। अब यहाँ एक चीज आपको नोटिस ध्यान से सुनना, अब जो सेल्स टैक्स है, ये सेल्स टैक्स अब जीएसटी में शामिल हो गया है, और जीएसटी का एक प्रकार होता है आईजीएसटी, उसमें इसको शामिल कर लिया गया है। अब ये पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में, केंद्र ही लगाता है, केंद्र इसको वसूलता है, ठीक है। भारत में राजकोषीय संघवादी व्यवस्था में संसाधनों का आवंटन का कौन सा माध्यम नहीं है? तो भारत में अगर आप देखें तो राजकोषीय संघवादी व्यवस्था है कि केंद्र राज्य दोनों मिलकर जो है यहाँ पर जो है करते वित्तीय व्यवस्था को संभालते हैं। केंद्र के संसाधनों का या केंद्र सरकार अपने टैक्स कलेक्शन में से कुछ हिस्सा राज्यों को भी देती है। तो आपको बताना है कौन सा संसाधनों के आवंटन का माध्यम नहीं है, टैक्स शेयरिंग या सहायक अनुदान, केंद्र प्रायोजित योजनाएं या फिर गाडगिल सूत्र के अंतर्गत स्थानांतरण। तो बताओ इसका जल्दी से क्या रहेगा भाई, जल्दी से कमेंट करो इसका आंसर क्या रहेगा। तो टैक्स शेयरिंग नहीं है, हम टैक्स का बंटवारा जो है सरकार नहीं करती, टैक्स सहभाजन नहीं करती, उसकी शेयरिंग नहीं होती। हाँ, केंद्र सरकार राज्यों को जो है अनुदान देती है, केंद्र बहुत सारी योजनाएं चलाकर भी राज्यों की मदद करती है, और गाडगिल फॉर्मूले के ट्रांसफर करते हैं। केंद्र राज्य संबंधों में राज्यों की स्थिति नगर पालिका की तरह होती है। तो आपको बता दें कि स्टेटमेंट किस कंटेक्स्ट में कहा गया है, केंद्र राज्य संबंधों में राज्यों की स्थिति नगर पालिका की तरह होती है, ये कथन किस संदर्भ में कहा गया है? इसका आंसर तो जल्दी से क्या रहेगा भाई, 13 का आंसर बताओ क्या रहेगा। तो हमारे यहाँ पर कहा जाता है कि केंद्र राज्य जो है यहाँ पर इनके संबंध म्युनिसिपल
या नगर पालिका की तरह, जैसे नगर पालिका है, अगर आप देखें तो अपनी व्यवस्था को चलाने के लिए किस पर निर्भर है, राज्यों पर। वैसे ही राज्य के पास अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज कम है, वो राज्य यहाँ पर वित्तीय रूप से राज्य जो है किस पर निर्भर है, केंद्र पर। तो पैसे की आवश्यकता जो है राज्य को लगती है, उसकी पूर्ति जो वो केंद्र से करते हैं, तो केंद्र इसकी मदद करता है। नेक्स्ट, भारत में वित्तीय सूदों पर स्टाम्प शुल्क के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आपको बताना है स्टाम्प शुल्क के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट, कर राज्य सरकार द्वारा लगाया व वसूल किया जाता है। दूसरा, कर विनियोजन संघ सरकार द्वारा किया जाता है, माने टैक्स जो है यहाँ पर इसका लोकेशन जो है वो कौन करता है, केंद्र सरकार। ऑप्शन है केवल एक सही है, दो सही है, दोनों सही है, दोनों नहीं सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताना चाहिए इसका आंसर। तो इसका आंसर है दोनों सही है, ठीक है, क्योंकि जो स्टाम्प शुल्क है वो वित्तीय सूदों पर जो है राज्य सरकार नहीं लगाती, वो केंद्र सरकार का मामला है, ठीक है। और इसका जो एक तरह से कह सकते हैं कलेक्शन का काम है या अलोकेशन का काम जो है वो राज्य सरकार करती है, ना कि केंद्र। नेक्स्ट, अंतर्राज्यीय व्यापार संविधान में बताएगी कि एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच जो व्यापार होगा उस पर किसी प्रकार के प्रतिबंध नहीं रहेंगे, वो पूर्णतः मुक्त रहेगा। ये किस आर्टिकल में लिखा गया आपको ये बताना है। तो अंतर्राज्यीय व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता संविधान के किस आर्टिकल में है ये बताना है। अनुच्छेद 19 एक डी, 301, 301 से 307 या फिर सभी, बताओ जल्दी से इसका क्या आंसर रहेगा भाई। इसका आंसर रहेगा सी, अनुच्छेद 301 से 307, 301 से 307, ठीक है। तो अंतर्राज्यीय व्यापार व व्यवसाय की स्वतंत्रता इस आर्टिकल। अगला है कर निर्दिष्टीकरण के प्रावधान के तहत कौन सा कर राज्यों द्वारा लगाया जाता है और वसूल किया जाता है। तो आपको बताना है कौन सा ऐसा टैक्स पूरी तरह स्टेट का है, माने स्टेट गवर्नमेंट ही लगाती है और स्टेट गवर्नमेंट ही उसकी वसूली करती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, जल्दी से बताओ भाई। इसका आंसर क्या रहेगा, इनकम टैक्स, लैंड रेवेन्यू, कॉर्पोरेट टैक्स या जीएसटी। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा ये बताओ। इसका सही आंसर है लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व। ये पूरा राज्य का है, जबकि आयकर सेंट्रल गवर्नमेंट का है। इनकम टैक्स, निगम कर केंद्र सरकार लगाती है। हालांकि जीएसटी में कुछ जो है जैसे सेंट्रल जीएसटी ये केंद्र का है, एसजीएसटी ये राज्य का है और आईजीएसटी केंद्र का जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में शेयर बाजार, फ्यूचर्स बाजार लेनदेन पर किस प्रकार का कर लगाया जाता है। तो भारत में जो शेयर मार्केट है या देन फ्यूचर मार्केट है, इसमें जो कर लगाया जाता है वो किसके द्वारा लगाया जाता है, वसूला किया जाता है। केंद्र द्वारा या राज्य द्वारा एकत्रित, केंद्र द्वारा लगाया जाता है या फिर सेकंड राज्यों द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। तो आपको बताना है कि भारत में शेयर बाजार और फ्यूचर्स बाजार पर कर कौन लगाता है, उसके बारे में कर लगाने और वसूलने के बारे में आपको सही स्टेटमेंट बताना है। पहला ऑप्शन है संघ द्वारा लगाया जाता है, दूसरा राज्य द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। आपके पास ऑप्शन दिए गए, केवल एक स्टेटमेंट सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, ना एक ना दो। तो क्या सही रहेगा, इसका आंसर दो जल्दी से। सभी का आंसर है हमारे पास में, यहाँ पर बताना है ए सही है। तो ध्यान रखना है कि जो शेयर मार्केट है उस पर कर केंद्र लगाता है पर राज्य इसको वसूलते नहीं है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है ना। अभी बजट आया था तो बजट में आपने देखा होगा कि बजट वाले दिन अगर हम बात करें तो बजट वाले दिन हुआ ये था कि हमारा जो शेयर मार्केट है वो थोड़ा सा यहाँ पर क्या चला गया था, डाउन। उसका रीजन क्या था कि जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है बजट में वो बढ़ा दिया गया था। तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो है उसकी बढ़ा दिया गया था, इस वजह से शेयर मार्केट एकदम से क्या हो गया था, डाउन। तो मतलब सीधा सीधा ये पूरा पार्ट किसका जा रहा है, केंद्र का मामला है, ना कि राज्य का। और शेयर मार्केट को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास में एक संस्था है, ये पूरे फ्यूचर मार्केट, और इसके लिए कौन है, सेबी, ठीक है, जो स्थापना हुई थी 1988 में। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ था भाई, मुंबई। क्या करती है, शेयर बाजार की गतिविधियों को नियंत्रित करती है। सरकारी आयोग की सिफारिश किससे संबंधित है, तो सरकारी आयोग की सिफारिश किससे संबंधित है आपको ये बताना है, ठीक है। पहला
राजस्व का वितरण से, राष्ट्रपति की शक्तियों से, संसद की सदस्यता से या केंद्र राज्य संबंधों से। तो एक आयोग बना था केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए, जिसको आप बोलते हैं सरकारी आयोग। ऐसे सरकारिया जो थे, आर एस सरकारिया, राजेंद्र सिंह सरकारिया, वो इसके अध्यक्ष थे, इसलिए इसका नाम पड़ गया सरकारी आयोग। ये केंद्र राज्य संबंधों में सुधार से संबंधित है। ठीक है। सरकारी आयोग का सदस्य कौन था, तो आपको बताना है कौन सरकारी आयोग का सदस्य था, मतलब नहीं थे, एक था उसमें, वो बताना है। तो इन चारों में से कौन एक ऐसा था जो सरकारी आयोग का सदस्य था, वो बताना है। वी शंकर, ए हनुमंतैया, एस आर सेन और ओ वी अलगेसेन। तो आपको बताना है कौन था, और बाकी मतलब जो है नहीं थे। ठीक है। 19वें का आंसर दीजिए, रहेगा भाई 19वें का आंसर रहेगा सी, एस आर सेन। हाँ, लगभग सबका सही जा रहा है ना। ठीक है, सबने सही लगाया होगा। तो सरकारी आयोग का जो सदस्य रहता है वो एस आर सेन ये थे। इसके अध्यक्ष कौन थे, आर एस सरकारिया। अगला, इस आयोग ने स्थायी पर अंतरराज्यीय परिषद, इंटर स्टेट जिसको आप बोल सकते हैं, स्थायी अंतरराज्यीय परिषद की बात की थी। आपको पता हो तो एक अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाता है हमारे यहाँ पर, और अंतरराज्यीय परिषद जो है यहाँ पर क्या करती है, अंतरराज्यीय परिषद का मुख्य कार्य होता है केंद्र और राज्य के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ाना। तो ये किसने कहा था कि इसको जो है परमानेंट करना चाहिए, पुंछी आयोग, सरकारी आयोग, राधाकृष्णन आयोग या मोदी आयोग। तो ये सरकारी आयोग ने भी कहा था, तो सरकारी आयोग इसका आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से केंद्र राज्य संबंधों पर गौर करने के लिए नहीं बनाया गया, तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो केंद्र राज्य संबंधों के कंटेक्स्ट में नहीं बना है? सरकारी आयोग, राजमन्नार समिति, सोली सोराबजी आयोग या फिर एम पुंछी आयोग। ठीक है, देखिए सरकारी आयोग तो आपको पता चल गया कि ये तो है ही। राजमन्नार समिति तमिलनाडु सरकार ने बनाई थी केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए, तो ये भी है ना। और मदन मोहन पुंछी आयोग ये भी है, तो इसमें सोली सोराबजी आयोग नहीं है, ये याद रखना। अंतरराज्यीय परिषदों के निर्माण का स्रोत क्या है? राज्य परिषदों का निर्माण का स्रोत क्या है? इस तरह से किया जाता है राज्य परिषदों का निर्माण। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, पार्लियामेंट्री लॉ है, योजना आयोग की सिफारिश है, या फिर मुख्यमंत्री सम्मेलन द्वारा जो है स्वीकृत संकल्प है। तो आपको बताना है कि अंतरराज्यीय परिषदों का निर्माण किसके थ्रू किया जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है अंतरराज्यीय परिषदों का निर्माण हमारे यहाँ पर संवैधानिक प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत यहाँ पर क्या किया जाता है, अंतरराज्यीय परिषदों का निर्माण किया जाता है। एक अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना कौन कर सकता है? तो आपको बताना है अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना कौन कर सकता है। 23 का ऑप्शन दिया गया है, संसद, राष्ट्रपति या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद या फिर हम लोग कहें क्षेत्रीय परिषद। तो जल्दी से इसका आंसर दो, क्या रहेगा भाई? 23 का आंसर आप लोगों को बताना है कि एक अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना कौन कर सकता है। ठीक है, तो ये अंतरराज्यीय परिषदों की जो स्थापना की बात कर रहे हैं, ये प्रावधान के आर्टिकल 263 में है, और अनुच्छेद 263 में कहा गया है कि राष्ट्रपति यहाँ पर क्या करेंगे, एक अंतरराज्यीय परिषद का गठन करेंगे। और क्यों करेंगे? तो केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए या उनके बीच कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रावधान है ना, संविधान में ही बोला गया है, और हमने बनाई भी है, 1990 में बनाई है। प्रधानमंत्री जी इसके अध्यक्ष रखे हमने, और सभी मुख्यमंत्री इसके सदस्य बनाएंगे। साथ ही 6 केंद्रीय मंत्री भी इसमें सदस्य थे। क्षेत्रीय परिषदों का निर्माण हुआ है, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है। कैसे बनी है क्षेत्रीय परिषद, ये बताना आपको। संविधान के थ्रू, संसदीय कानून के थ्रू, राष्ट्रीय विकास परिषद के थ्रू या राष्ट्रीय विकास सरकारी संकल्प के थ्रू। बताना जोनल काउंसिल का गठन किस प्रकार से हुआ है, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन कैसे हुआ है, ये बताना है आपको। ठीक है, चलिए आंसर दीजिए इसका क्या रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, पार्लियामेंट्री लॉ के थ्रू, सरकारी संकल्प के थ्रू या राष्ट्रीय विकास परिषद। तो आपको पता है, अभी बताया था हमने कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 था, उसके थ्रू हमने क्षेत्रीय परिषदें बनाई थी।
पूरे भारत को 5 क्षेत्रों में विभाजित करके, और नॉर्थ ईस्ट के लिए 1971 में एक अलग बनाई थी। क्षेत्रीय परिषदों का गठन होता है संसदीय कानून के थ्रू, संसद के कानून के थ्रू। क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता कौन करता है? अभी आपको जस्ट बताया हमने थोड़ी देर पहले, आपने ध्यान से सुना हो तो आप इसका आंसर दीजिए। क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विभिन्न क्षेत्रों के जो मुख्यमंत्री है वो, या राज्यों के जो मुख्यमंत्री है वो, भारत के वित्त मंत्री। तो यहां ध्यान ये रखना है कि क्षेत्रीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो गृह मंत्री होता है देश का। तो इसका अध्यक्ष होता है केंद्रीय गृह मंत्री। ठीक है, दूसरी बात, इसमें बारी बारी से विभिन्न राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं, जिस क्षेत्रीय परिषद में जो राज्य उनके मुख्यमंत्री एक एक वर्ष के लिए यहाँ उपाध्यक्ष बनते हैं, है ना। जैसे उत्तरी क्षेत्रीय परिषद है, उसमें जो जो राज्य होंगे उस राज्य के मुख्यमंत्री उसमें उपाध्यक्ष रहेंगे एक एक साल के लिए, फिर एक साल एक रहा, फिर दूसरा, ऐसे करके चेंज होते रहे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण करता है, प्रस्तुत करता है? तो कौन सा संविधान का ऐसा भाग है जो केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों के बारे में बताता है? आपको ये बताना है। देखिए, संविधान के कुछ आर्टिकल्स आप ध्यान रखिएगा, भाग भी याद रखिए। भाग 11, इस भाग 11 की कहानी है कि भाग 11 में 2 प्रकार के संबंध बताए गए। एक है हमारे पास में विधायी संबंध और एक है प्रशासनिक। विधायी संबंध का वर्णन है अनुच्छेद 245 से 55, और प्रशासनिक संबंध का वर्णन है 256 से 63। वही भाग 12 जो है, इस भाग 12 में वित्तीय संबंध दिया गया है ना। इसकी शुरुआत हम लोग मानते हैं 268 से 293, हालांकि 264 से लेंगे, 268 से 293। ठीक है, तो इसका सही आंसर बताओ फिर। भाग 12, भाग 12 में इसके बारे में बताया गया, विधि के प्राधिकार के बिना मतलब सरकार कोई कर नहीं लगा सकती। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बिना कानून बनाए सरकार किसी प्रकार का कर ना तो लगा सकती, ना ही संग्रहित कर सकती है। ये किस आर्टिकल में कहा गया? और ये बाध्यकारी भी है सरकार के लिए कि सरकार को अगर कर लगाना है किसी प्रकार का नया, तो पहले कानून बनाना पड़ेगा। बिना कानून बनाए आप किसी प्रकार का कर नहीं लगा सकते। ये अनुच्छेद 265 में कहा गया है, 266 में कहा गया, 300 या 368। तो ये कहा गया है किसमें? 265 की कहानी, अनुच्छेद 265। और 265 में कहा गया कि विधि के प्राधिकार के बिना आप किसी प्रकार का कर आरोपित नहीं कर सकते। केंद्र राज्य के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना कहां की गई? केंद्र राज्य के मध्य इकोनॉमिक रिलेशन कहां बताया गया, ये बताना है ना। आर्थिक संबंध माने वित्तीय संबंध। तो बताओ भाई, अभी अब जस्ट बात की हमने, वित्तीय संबंध कहां बताए गए हैं ये बताना है। अनुच्छेद 168 से 171, 268 से 281, 278 से 291 या 289 से 295। तो बताओ इसका आंसर क्या? इसका आंसर क्या रहेगा भाई? इसका आंसर रहेगा 268 से 281। हालांकि ये वहां से भी इसको 281 तक ही दिया गया है, पर ये एक्चुअल में 268 से 293 तक है। ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा बी। ऐसे कर जो केंद्र द्वारा लगाया और एकत्रित किया जाता है लेकिन वितरित भी किया जाता है, वो किस आर्टिकल में है? तो आपको बताना किस आर्टिकल में लिखा गया कि कुछ कर ऐसे हैं जो केंद्र लगाएगा, केंद्र ही इकट्ठा करेगा, मतलब कलेक्शन उसका केंद्र ही करेगा, बट जो भी कलेक्शन होगा उसमें से राज्यों को भी हम हिस्सा देंगे। ये किस आर्टिकल में कहा गया? 268, 269, 270 या फिर 271? जल्दी से इसका आंसर दो, क्या रहेगा भाई? तो इसका आंसर बताओ क्या रहेगा? 29 का आंसर क्या रहेगा भाई? जल्दी से आंसर दो। 29 का आंसर बताना है आपको। बताना है कि कुछ कर ऐसे हैं जो लगाता केंद्र है, केंद्र लगाएगा ना, केंद्र ही लगाएगा ना, और कलेक्शन संग्रहण कौन कराएगा? केंद्र। और डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वितरण होगा किसके बीच में? केंद्र राज्य के बीच। तो ये कर की कहानी दी गई है 270 आर्टिकल में। तो ये है 270 की कहानी। उच्च न्यायालय
के न्यायाधीश के बारे में, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट हाई कोर्ट जज? तो आपको बताना है कि हाई कोर्ट के जज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो पहला स्टेटमेंट है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं क्या? दूसरा, अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत रहता है। तीसरा, उसे किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जा सकता है। और लास्ट, उसे प्रमाणित अभद्र व्यवहार या असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है। तो बताओ इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला वाला स्टेटमेंट तो सही है भाई कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं, ठीक है। वह अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत रहता है, ये गलत है क्योंकि कार्यकाल फिक्स है, 62 ईयर्स की रिटायरमेंट की एज है, उससे पहले हटाना है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जो है न्यायाधीशों की जो हटाने की प्रक्रिया, उसके जैसी प्रक्रिया जैसे संसद में महाभियोग जैसी प्रक्रिया कहते हैं, उसके थ्रू हटाया जा सकता है। तो बात यह है कि सेकंड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि रिटायरमेंट की एज है 62 वर्ष, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होता है ना, और इनका ट्रांसफर भी हो सकता है। और इनको प्रमाणित अभद्र व्यवहार असमर्थता के आधार पर संसद की जो प्रक्रिया है ना, संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति हटा सकते हैं। राष्ट्रपति है ना, ध्यान रखना, और कोई नहीं, राष्ट्रपति। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को वेतन भत्ते कहां से देते हैं? आपको ये बताना है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को वेतन भत्ते कहां से देते हैं। पहला, भारत की समेकित निधि। समेकित निधि का मतलब है संचित निधि है ना, समेकित को ही संचित निधि बोलते। तो भारत की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से, भारत की आकस्मिकता निधि से, या फिर राज्य की आकस्मिकता निधि से। तो बताओ भाई हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन कहां से देते हैं? ये देते हैं राज्य की संचित निधि से, है ना। जिस राज्य में काम करते हो, जिस राज्य के हाई कोर्ट में है, वहां से देते हैं। बट ध्यान ये रखना है कि इनकी जो पेंशन है वो भारत की संचित निधि से। तो वेतन भत्ते जो है हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते कहां से दे रहे हैं? राज्य की संचित निधि। और पेंशन भारत की संचित निधि। नेक्स्ट, हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज की पेंशन कहां से दी जाती है? ये प्रश्न पूछा गया है बहुत बार, इसका बताओ, अभी जस्ट बताया हमने। तो वेतन हम दे रहे हैं राज्य की संचित निधि से, आपको बताना पेंशन कहां से दी जाती है? भारत की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से, या विभिन्न राज्यों की संचित निधि से। तो इसका आंसर रहेगा पहला, भारत की संचित निधि से। तो इसको हम देते हैं कहां से? भारत की संचित निधि से। नेक्स्ट बताना है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु बताना है, रिटायरमेंट की एज बताना है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश किस एज में सेवानिवृत्त होते हैं। तो बताओ भाई हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु बताओ क्या रहेगी? 65 वर्ष, 60 वर्ष, या फिर हम लोग कहे 58 वर्ष। तो आपको बताना है हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 65 वर्ष, 60 वर्ष, 62 या फिर 58 वर्ष। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है 62 वर्ष। और सुप्रीम कोर्ट के जज जो है, सुप्रीम कोर्ट के जज की सेवानिवृत्ति की आयु 63 वर्ष है। और ये हाई कोर्ट के तो 62 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, हाई कोर्ट का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो हाई कोर्ट का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, अपने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, या फिर राज्यपाल को। तो बताना है आप लोगों को कि हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश है वो अगर अपना रिजाइन देना चाहते हैं तो किसे देंगे? प्रेसिडेंट को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जहां वो रहते हैं वहां का, या फिर राज्य के राज्यपाल को। तो जल्दी से इसका आंसर दो, क्या रहेगा? देखिए हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश है वो अगर अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो वो त्यागपत्र देता है प्रेसिडेंट, क्योंकि नियुक्ति भी प्रेसिडेंट कर रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न है,
भारत में हाईकोर्ट के संबंध में निम्नलिखित स्टेटमेंट पर विचार करना है और बताना है कौन से स्टेटमेंट जो है यहां पर सही है। पहला, देश में 18 उच्च न्यायालय है। सेकंड, उनमें से 3 का क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों पर है। किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का अपना हाईकोर्ट नहीं है, मैंने किसी भी यूटी का अपना हाईकोर्ट नहीं है। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश उनकी 62 वर्ष की रिटायरमेंट की एज है, माने 62 वर्ष तक वो पद धारण करते हैं। तो बताना कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। देखिए, भारत में देश में 18 उच्च न्यायालय नहीं, ज्यादा है ना, तो लगभग हमारे पास में 25 हाई कोर्ट है अभी। एक 24 तो सामान्य राज्य और एक दिल्ली। ये स्टेटमेंट भी मतलब तो कह सकते हैं हम लोग गलत है, क्योंकि हमारे यहाँ दिल्ली और जम्मू कश्मीर ऐसे यूटी हैं जिनका अपना हाई कोर्ट है, तो एक गलत स्टेटमेंट है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। 3 का क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों पर, ये सही है, और दूसरा भी सही, चौथा भी सही है। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की एज 62 वर्ष। तो इसका है यहाँ पर दिया गया है क्या आंसर, कहीं पे देश में 18 उच्च न्यायालय, उनमें से 3 का क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों पर है, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो 62 वर्ष। ये इसमें भी एक बात ध्यान रखना, 3 का क्षेत्राधिकार नहीं, ज्यादा है, तो इसमें जो आंसर रहेगा वो केवल 4 रहेगा, केवल 4। ये भी गलत है। बंबई, मद्रास और कलकत्ता हाईकोर्ट की स्थापना कब की गई, आपको बताना है कि बंबई, मद्रास और कलकत्ता हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई। 1861 में, 1851 में, 1871 में या 1881 में। तो इन 3 जगह हाईकोर्ट कब बनाया गया ये बताना है आपको। तो बंबई, मद्रास और कलकत्ता में हाईकोर्ट की स्थापना कब की गई ये प्रश्न है। इसका आंसर तो जल्दी से क्या रहेगा, तो इसका आंसर रहेगा 1861। कब बनाया गया, 1861। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई, तो जल्दी से इसका आंसर, तो पटना हाईकोर्ट कब बना, बताओ भाई जल्दी से, कमेंट करो सब लोग। बाहर वाले भी अगर देख रहे हैं तो जल्दी से इसका कमेंट करके आंसर तो क्या रहेगा भाई। 37 का आंसर बताओ क्या रहेगा। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब की गई ये आपको बताना है। तो 37 का क्या आंसर रहेगा ये आपको बताना है, ठीक है। पटना हाईकोर्ट बना 1916 में। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट कब बना, 1 नवंबर 1956, ठीक है। ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, ठीक है। और खंडपीठ कब बनी इसकी, तो 1968 में इसकी खंडपीठ बनी थी। तो इसकी खंडपीठ जो है वो 1968 में, कहा, इंदौर, जबलपुर। और इसकी मुख्य पीठ कहाँ है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की, जबलपुर। इंदौर, ग्वालियर। भारत में हाईकोर्ट की संख्या कितनी है, तो आपको बताना भारत में हाईकोर्ट की संख्या कितनी है। तो अगर राज्य वाइज बात करेंगे तो 24 और यूटी को मिला लेंगे तो मतलब अभी अगर हम देखेंगे तो टोटल हमारे यहाँ की जो स्थिति आ रही है वो 25 की है। तो इसमें ऑप्शंस नहीं दिया गया, बट इसको आप 25 करिए ना, इसका डी का आंसर रहेगा 25। अंडमान निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित में से कौन सा एक हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार है, माने अंडमान निकोबार द्वीप किस हाईकोर्ट की क्षेत्राधिकार में आता है, आंध्र प्रदेश के, कलकत्ता के, मद्रास के या उड़ीसा के। तो आपको बताना है कि ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये किस हाईकोर्ट की अधिकारिता में आता है, आपको ये बताना है। आंध्र प्रदेश की, कलकत्ता की, मद्रास की, या फिर हम लोग बात करें यहाँ पर क्या, उड़ीसा। तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई, 39 का आंसर क्या रहेगा, जल्दी बताओ। 39 का आंसर क्या रहेगा, 39 का आंसर रहेगा बी, कलकत्ता हाईकोर्ट की अधिकारिता में अंडमान निकोबार आता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य है। इसमें यूटी शामिल नहीं है, बात ध्यान रखना है ना, प्रश्न याद रखना, यूटी को छोड़कर बात कर रहे हो ना। तो भारत के कितने से जो हाईकोर्ट है जिनमें एक से अधिक राज्यों के लिए बने हैं, तो वो 3, टोटल 3 है। यूटी मिला लेंगे तो फिर ज्यादा होगा। भारत के हाईकोर्ट के बारे में क्या सही नहीं है, तो एक हाईकोर्ट के बारे में क्या सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट, द्वितीय अपील उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार में है। सेकंड, उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करता है। और हाईकोर्ट लोकहितवाद से संबंधित, लोकहितवाद मतलब जनहित याचिका, PIL, इससे संबंधित मामलों की सुनवाई कर सकता है। तो देखिए,
द्वितीय अपील हाईकोर्ट के अपीली क्षेत्राधिकार का पार्ट है, ठीक है, ये भी सही है। हाईकोर्ट के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करता है, सही है। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ये स्टेटमेंट गलत है, ये गलत है, ध्यान रखना, है ना, राज्यपाल नहीं करते, राष्ट्रपति जी। और हाईकोर्ट पीआईएल से संबंधित मामले भी सुन सकता, तो इसका सी आंसर जो है सही ऑप्शन रहेगा, सी मतलब स्टेटमेंट गलत है। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण संविधान के किस आर्टिकल के थ्रू होता है? तो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का भी ट्रांसफर होता है, एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में बेचे जाते हैं। कौन करता है ट्रांसफर? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। किससे पूछकर करते? तो एक तो बात के मुख्य न्यायाधीश से, जिस राज्य से कर रहे उस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, और जहां भेजना है उस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से। वर्तमान में कोलेजियम की रिकमेंडेशन पे होता है। तो बताओ भाई, किस आर्टिकल के थ्रू हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर होता है? 42 का बताना है आप लोगों को, कमेंट करो क्या है सीन, क्या स्थिति है भाई, बताओ जल्दी से, कमेंट करके बताओ क्या स्थिति है, किस आर्टिकल में बताया गया है? तो ये आर्टिकल 222 की कहानी। तो अनुच्छेद 222 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 222 में कहा गया है कि राष्ट्रपति चाहे तो एक हाईकोर्ट के न्यायाधीश को दूसरे हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। मानव अधिकार न्यायालयों में विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाती है, वो कितने वर्ष का अनुभव रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए? अब यहां ध्यान रखना है, एक कानून बना है हमारे यहां पर, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। और यह अधिनियम है 1993 का। इस अधिनियम की धारा 30 और धारा 30 कहती है कि राज्य सरकार अगर चाहे तो मानव अधिकार से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए यहां पर क्या कर सकती है? यहां पर मानव अधिकार न्यायालय बना सकती है, ठीक है, राज्य सरकार चाहे तो, पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके। और इसमें एक विशेष लोक अभियोजन, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, माने एक तरह से आप कह सकते हैं सरकारी वकील के जैसा, उसको नियुक्त कर सकती है। उसके लिए 7 साल का अनुभव चाहिए। माने ऐसा कोई व्यक्ति जो 7 साल तक वकालत कर चुका हो, उसको सरकार विशेष लोक अभियोजक बना सकती है, ठीक है। एक सेकेंड यार, चलो आगे बढ़ते हैं। जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस आर्टिकल में आया है? संविधान के किस आर्टिकल में जिला न्यायाधीश का पद उल्लेखित है? अनुच्छेद 230, 231, 232 या 233? तो अनुच्छेद 233 में, अनुच्छेद 233 में। जिला न्यायाधीश में कौन शामिल नहीं होता? जिला न्यायाधीश में कौन शामिल नहीं है? मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश, अधिकरण न्यायाधीश या लघु वाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? तो बताना जिला न्यायाधीश का पार्ट कौन नहीं है? मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, या फिर हम लोग बात करें सेशन जज, अधिकरण न्यायाधीश, या फिर लघु वाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? तो बताओ इसमें क्या रहेगा भाई? ट्रिब्यूनल का जो जज होता है वो ट्रिब्यूनल का जज इसका न्यायाधीश नहीं होता ना। तो ट्रिब्यूनल हमारे यहाँ बनाए जाते हैं, जैसे एनजीटी हो गया या अन्य ट्रिब्यूनल, उसका जो जज रहता है वो इसका पार्ट नहीं है। अधिकरण का मतलब ट्रिब्यूनल होता है। अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति की याचिका किसके अंतर्गत आती है? अधिकार प्रच्छा, परमादेश, उत्प्रेषण या फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण? तो जो अधीनस्थ न्यायालय है उनसे रिलेटेड अगर हमें कोई आदेश देना है कि कार्य प्रणाली को लेकर, तो फिर क्या कौन सी आएगी हमारे पास में? तो ये आएगी सर्शुटरी। देखिए, हमने आर्टिकल 32 याद हो, आर्टिकल 32 में हमने कहा था संवैधानिक उपचारों के अधिकार में कि यहां सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। सबसे पहली थी हेबियस कार्पस, फिर हम लोग बोल रहे थे मेंडमस, फिर हमारे पास में थी सर्शुटरी, एक थी प्रोहिबिशन प्रतिषेध, और एक थी क्यू वारंटो। तो ये जो 2 रीट है, प्रतिषेध और उत्प्रेषण, ये दोनों न्यायिक रीट है ना। अगर कोई न्यायालय, लोअर स्तर का न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से नीचे वाले, ऐसे मामले की सुनवाई कर रहा है जो उसके अधिकार का पार्ट ही नहीं है, तो ये रीट जारी करके उससे मामले को अपने पास बुलवा सकता है या किसी सक्षम न्यायालय के पास भेज सकता है सुप्रीम कोर्ट। तो उत्प्रेषण सही आंसर।
अगला प्रश्न है, लोक अदालतों का आयोजन कौन नहीं कर सकता? पंचायत समितियां नहीं कर सकती, तालुका विधिक सेवा समिति नहीं कर सकती, या जिला अधिकारी नहीं कर सकता, या फिर उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति नहीं कर सकती। तो बताना है आपको कि लोक अदालतों का आयोजन कौन नहीं कर सकता। इसका आंसर तो क्या रहेगा भाई, जल्दी से कमेंट करो, क्या सही आंसर रहेगा, जल्दी से बताओ भाई। 47 का आंसर बताओ कि लोक अदालतों का आयोजन कौन नहीं कर सकता। हमारे यहाँ लोक अदालतें आयोजन की जाती है समय समय पर, सिविल मामले स्पेशली या जो है उनको निपटाने के लिए, और इसमें आपसी सहमति से जो है विवादों का निपटारा किया जाता है। इसमें जो फैसले लिए जाते हैं वो बाध्यकारी होते हैं, मानना ही पड़ेगा ना, क्योंकि सहमति से हुआ है। तो बताना है कि लोक अदालतों का आयोजन कौन नहीं कर सकता। देखिए, तालुका मतलब तहसील लेवल पे जो लीगल सर्विस अथॉरिटी वो कर सकती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वो कर सकता है, हाईकोर्ट विधिक सेवा प्राधिकरण कर सकता है, पर पंचायत समितियां नहीं कर सकती। केंद्र राज्य संबंध संविधान के किस सूची में है? जल्दी से बताओ इसका आंसर। केंद्र राज्य संबंध संविधान की किस अनुसूची में ये बताना है तुम्हें, 7वीं, 8वीं, 6ठी या फिर 9वीं? तो बताओ केंद्र राज्य संबंध संविधान की किस अनुसूची में है। देखिए, केंद्र राज्य संबंधों की हम बात करें तो ये संविधान की 7वीं अनुसूची में ना, 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, एक संघ सूची कहलाती है, एक राज्य सूची कहलाती है, और एक कहलाती है समवर्ती सूची। संघ सूची के विषयों पर कानून संसद बनाती है, इस पर राज्य सामान्य सिचुएशन में ना संसद भी बना सकती है कुछ मामलों में, और इस पर दोनों। तो ये 7वीं अनुसूची, 7वां है ना। शक्तियों के वितरण के लिए कौन सा अनुच्छेद जिम्मेदार है, माने किस अनुच्छेद के थ्रू शक्तियां बांटी गई है? तो अनुच्छेद 4, 5, 56, 57 या 141, 42, या फिर हम लोग बात करें 245, 246। तो शक्तियों के वितरण के लिए 2 आर्टिकल जिम्मेदार है, 245 और 246। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध बताए गए हैं? विधायी संबंध पूछे गए हैं, याद करो। और मैंने आपको बताया भी था कि भारतीय संविधान के 2 भाग है, भाग 11 और भाग 12, है ना। टोटल भाग कितने हैं? 22 भाग है, ठीक है। 12 अनुसूचियां और 395। आज भी मेन तो यही है, 395 अनुच्छेद। उसमें से भाग 11, इसमें 2 प्रकार के संबंध है, विधायी और प्रशासनिक। विधायी और प्रशासनिक संबंध भाग 11 में है। भाग 12 में क्या है? वित्तीय संबंध। तो केंद्र राज्य के विधायी संबंध कहां मिलेंगे? भाग 11। प्रशासनिक संबंध कहां मिलेंगे? भाग 11 में ही मिलेंगे। कौन से आर्टिकल? आर्टिकल भी पूछा जाए तो ध्यान रखना, 245 से 55, 256 से 63। तो पूछा गया है किस भाग में केंद्र राज्य के मध्य यहां पर विधायी संबंधों का वर्णन किया गया है। तो केंद्र राज्य के बीच जो विधायी संबंध है वो बताना है आपको किस भाग में है। तो केंद्र राज्य के मध्य जो विधायी संबंध है वो भाग कौन से में आएंगे? 11 बी। अभी हमने देखा भी है कि विधायी संबंध 245 से 255 में दिए गए हैं। भाग 11 में 2 प्रकार के संबंध थे, विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध। विधायी संबंध 245 से 255 में है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। आज का सेशन यही ओवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही होगी, आप लोगों की प्रीलिम्स में भी बहुत मदद करेगी पॉलिटी की क्लासेस में, साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर या अदर एग्जाम्स भी आप दे रहे हैं तो वहां भी आपको ये है पॉलिटी की क्लासेस आपको बहुत हेल्प करने वाली है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। बने रहिए ऑल एग्जाम प्लेस के साथ। साथ ही आप लोगों को बता दूं कि ऑल एग्जाम प्लेस पे असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, सेट, एमपी सेट, इसकी क्लासेस पॉलिटिकल साइंस की भी शुरू हो चुकी है। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड है इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। बने रहिए ऑल एग्जाम प्लेस के साथ। धन्यवाद।